हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबीएफएम मॉड्यूल सी एंड डी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। साथ में इसमें मॉड्यूल सी में जो भी टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। द फाइनेंशियल डेटा फॉर एबीसी लिमिटेड इज गिवन बिलो। इक्विटी इंफॉर्मेशन, risk free rate of return is 6.5%, market risk premium is 5.5%, company's beta given is 1.2, total number of outstanding equity shares given are 50 lakh, current market price per share is 120 rupees. Now the debt information of the company is number of 8% debentures are 2 lakhs with a face value of 1000, current market price per debenture is 950. Corporate tax rate given is 25%. Calculate the weighted average cost of capital. ओके तो यहाँ आपको क्या है, वैक की कैलकुलेशन करनी है, जिसपे से ऑफ कोर्स आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके में दो ही चीजों के थ्रू ये फाइनेंस कर रहा है, इक्विटी और डेट। तो देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला पहले तो देख लीजिए क्या होता है। सो वैक का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी into weight of equity plus cost of debt into weight of debt। तो ये फॉर्मूला है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह भी दिए रहेंगे जो वो इशू करके फंड रेज कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू वेटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो भी हम लोग ले लेंगे। तो अब इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, और साथ में कितना कितना प्रोपोर्शन फंडिंग है इक्विटी और डेट के थ्रू, तो उनका वेट निकालना है। तो ये चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले के ई यानी कि वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट दी हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज बहुत टाइम नहीं दी रहती है, तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करोगे यूजिंग सीएपीएम मॉडल। अब इस क्वेश्चन से क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आता है जहां आपको सीएपीएम मॉडल यूज करके सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को भी न्यूमेरिकल आता है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो सीएपीएम मॉडल ये जब यूज करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम विच इज मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर इन्वेस्टर्स को हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वो रिटर्न्स किस फॉर्म में उनको चाहिए, ठीक है। तो एक तो उनको रिस्क फ्री रेट चाहिए, मतलब कि अगर वो इक्विटी में ना इन्वेस्ट करके किसी और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में करते हैं यानी कि बॉन्ड्स वगैरह में, तो उतना रिटर्न जो उसमें बॉन्ड्स वगैरह में मिल रहा है बैक्ड बाय गवर्नमेंट, तो उतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। साथ में उनको एक्सेस और रिटर्न चाहिए विच इज डिटरमाइंड बाय द रिस्क प्रीमियम, मतलब जो भी मार्केट रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री रेट, मतलब मार्केट रेट मतलब जो उनको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटीज, दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, तो उनको साथ में रिस्क क्योंकि वो लोग ज्यादा ले रहे हैं तो उसके लिए उनको और एडिशनल प्रीमियम रिटर्न चाहिए। अब हर शेयर का क्या होता है, ये सेम नहीं हो सकता, तो इसीलिए अलग अलग होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वोलेटिलिटी। कितना ज्यादा रिस्क हम लोग ले रहे हैं दैट इज shown through the volatility of the stock। तो जितना ज्यादा हाई बीटा है मतलब उतनी ज्यादा रिस्क है, तो उसके हिसाब से रिस्क प्रीमियम दिस प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। तो वही इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट, जो इन्वेस्टर को चाहिए कि इतना तो हमें मिलना ही चाहिए, प्लस रिस्क प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर विच इज मल्टीप्लाइड बाय द बीटा, बिकॉज बीटा हर कंपनी का अलग अलग होगा, वोलेटिलिटी हर कंपनी के स्टॉक की अलग अलग होगी। तो ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग सीएपीएम मॉडल। रिस्क फ्री रेट कितना है 6.5%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है 5.5%, कंपनी का बीटा 1.2, तो पुट कर देते रिस्क फ्री इज 6.5% प्लस बीटा हमें 1.2 दिया है, आर एम माइनस आर एफ पूरा एक साथ, रिस्क प्रीमियम हमें दिया हुआ है 5.5%। ये परसेंटेजेस में ही रहने दीजिएगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 1.2 इंटू 5.5 कर लीजिए और प्लस 6.5, ये आपका आ गया 13.1%। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरीके से अब हम लोग क्या कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, जब कंपनी डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू करती है तो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए रहता है, कूपन यानी कि इंटरेस्ट उस पर चाहिए होता है, वही कंपनी के लिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट होता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डेट देखते हैं क्या है,
अब कंपनी ने 8% कूपन दे रही है ना, तो यही कंपनी का एक तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट है। सो 8% डिबेंचर्स इशू कर रही है, कूपन है, फेस वैल्यू क्या है 1000। सो कूपन पर डिबेंचर इज 8% ऑफ फेस वैल्यू पे ही कूपन कैलकुलेट किया जाता है, सो ₹80। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना है, ये जो कूपन पे कर रही है डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स। मार्केट प्राइस क्या है 950, तो कितना परसेंट हो गया 980 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100। सो कॉस्ट ऑफ डेट हुआ 8.42%। अब जब हम लोग इस यूज करते हैं वैक का फॉर्मूला, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग क्या लेते हैं, पोस्ट टैक्स लेते हैं, टैक्स रेट माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं दैट वी कंसीडर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि टैक्स तो पे करना ही है। सो 8.42% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट विच इज 25%। सो ये आपका हो जाएगा 8.42% इंटू 0.75। सो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गया आपका 6.315%। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गया 8.42% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट किया है हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ही अज्यूम करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। अब हमें निकालना है कितना प्रोपोर्शन फंडिंग इक्विटी का है, कितना वेटेज डेट का है। ओके, तो ये दो चीजें निकालनी है अब हमें। सो हमारा देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें उसके लिए निकालनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है 50 लाख, हैविंग द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 120। सो इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो गई, नंबर ऑफ शेयर्स विच वाज 50 lakhs into market price per share which is 120. This will give you 60 crores. सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कर लेंगे, जो डिवेंचर्स है तो उसने कितने डिवेंचर्स इशू करें और उसका क्या मार्केट वैल्यू है। सो 2 लाख डिवेंचर्स इशू करें और मार्केट वैल्यू है 950। सो नंबर ऑफ डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, सो ये हो गया 2 lakhs इंटू 950, ये आपका आ जाएगा 19 करोड़। सो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, मतलब जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सो वी टोटल कैपिटल इसकी हो गई, यहां पे हमने निकाला था 60 करोड़ और ये है हमारा 19 करोड़। सो 60 करोड़ प्लस 19 करोड़ यानी कि 79 करोड़ है। अब इसमें हम लोग निकालते हैं वेटेज ऑफ इक्विटी, तो कितना प्रपोर्शन इक्विटी का है। सो इक्विटी का हमारा कितना है, मार्केट वैल्यू है 60 करोड़, सो वेटेज कितना हो जाएगा 60 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल यानी 79 करोड़, यानी 60 डिवाइडेड बाय 79 वेटेज ऑफ इक्विटी है। वेटेज ऑफ डेट कितना हो गया, मार्केट वैल्यू डेट्स का है 19 करोड़ हमने निकाला। सो 19 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल 79 करोड़ यानी हो गया 19/79। अब हमें चारों चीजें आ गई, अब हमें सिर्फ बैक के फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, सो क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेटेज ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.1%, कॉस्ट आप परसेंटेजेस में रहने दीजिए और वेटेज आप फ्रैक्शन में इंटू 60/79 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकाला था 8.42%, सो प्लस 8.42% इंटू वेटेज ऑफ डेट विच इज 19/79। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, इसको चाहे तो आप फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख लीजिए, बट इसको परसेंटेज में रहने दीजिएगा कॉस्ट को, और वेटेज को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में रहने दीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 9.9495% प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 1.5188%। सो टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया 11.47%।
इसका मतलब कंपनी जो फंड्स रेस कर रही है यूजिंग इक्विटी एंड डेट, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है टू देयर इन्वेस्टर्स इज अराउंड 11.47%। तो जो कैपिटल रेस कर रही है उसका कॉस्ट क्या आ रहा है कंपनी को, 11.47%। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमने कई चीजें भी सीख ली, क्वेश्चन करना भी सीख लिया और सीएपीएम मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाला, साथ में हमने कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालना सीखा। कॉस्ट क्या होती है डेट की, जो आप कूपन के कंपनी कर रही है। ओके, सो हमारा बैक का आंसर आ गया विच इज 11.47%। ये देखिए मैंने इधर भी पूरा सॉल्व किया हुआ है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है जो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश इज अ वैल्यूएशन मेथड दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अ कंपनी by taking into account price of a recent transaction or the price of assets which are comparable to one being valued. Options are market approach, income approach, cost approach, liquidation approach. So वो वैल्यूएशन टेक्निक जहां पर आप कंपनी की वैल्यू किस बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हो, जो रिसेंट अभी ट्रांजेक्शन हुआ है, रिसेंटली अगर सिमिलर टाइप की कंपनी हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वो जिस वैल्यू पे सोल्ड आउट हुई है, ओके, उसके बेसिस पे ही हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। सो राइट आंसर इज मार्केट अप्रोच। इनकम अप्रोच होता है जहां पर हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है ऑफ द कंपनीज फ्यूचर अर्निंग्स, तो कंपनी की जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं उसका हम लोग क्या है प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ओके, एट एन अप्रोप्रिएट रेट डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट, उससे हम लोग वैल्यू ऑफ कंपनी निकालते हैं। जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है कंपनी फ्यूचर कैश फ्लोज, दिस विल डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अ कंपनी यूजिंग इनकम अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच आप यूज करते हो जहां पर आप ये देखते हो कि जो भी कंपनी के असेट्स है उनकी क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे जब आप कंपनी को वैल्यू करते हो, इसीलिए इसको हम लोग कॉस्ट अप्रोच को असेट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। तो ये उन बिजनेस के लिए कॉस्ट अप्रोच यूजफुल होती है वैल्यू करने के लिए विच आर वेरी एसेट इंटेंसिव बिजनेसेस, ठीक है। और लिक्विडेशन अप्रोच यूज होता है जब कंपनी वाइंड अप होने लगती है, लिक्विडेट होने लगती है, तो उनके एसेट्स को किस वैल्यू पे लिक्विडेट किया जा रहा है, ओके, तो वो अप्रोच यूज होती है। सो डिफरेंट अप्रोचेस है टू वैल्यू द कंपनी। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है। शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड आर करेंटली ट्रेडिंग एट ₹85 पर शेयर। Last year, company paid a dividend of ₹5 per share. Dividends are expected to grow at a constant rate of 10% per year. Required rate of return by the investor is 14%. Calculate the intrinsic value of equity share using dividend growth model. So ये वाला क्वेश्चन जो इस टाइप का जहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे हर बार क्वेश्चन आया है, कई सालों से आ रहा है। फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर is equal to dividend per share divided by R minus G. Okay, R rate of return expected by the shareholder और G है growth rate। G को आप और क्या लिख सकते हो, return on equity into retention ratio। अगर growth ना देकर हो सकता है return on equity और retention ratio दिया हो, तो ये भी G का फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट का, तो मल्टीप्लाई करके आपको G निकालना होगा। D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 इज इक्वल टू करंट ईयर डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हो, हियर यू कंसीडर द एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अभी जो करंट डिविडेंड कंपनी पे कर रही है और उसमें आप ऐड करोगे कि कितना ग्रोथ रेट आप अज्यूम कर रहे हो। सो अभी कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, करंट ₹5 पर शेयर। सो D1 इज इक्वल टू D0 कितना दिया है, करंट डिविडेंड विच इज 5 इनटू ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्ट कर रही है 10%। सो 1 प्लस 0.1। सो D1 आ गया 5.5। अगर इसमें करंट डिविडेंड की जगह एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है तो वो आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, यानी कि आपको D1 दिया है। अगर करंट डिविडेंड दिया है तो यानी कि D0 दिया है, तो आप D0 इंटू 1 प्लस G से D1 निकालोगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या चीज दी है। अब प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू D1 जो आपने निकाला 5.15 डिवाइडेड बाय R रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14%, यानी 0.14 माइनस ग्रोथ रेट वही है 10% कांस्टेंट ग्रोथ रेट माइनस 0.1। तो ये आपका आ गया ₹137.50। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ओके,
इजी क्वेश्चन था और हमेशा आता है इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीबी मल्टीपल विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर, जहां आप वैल्यूएशन कर रहे हो यूजिंग द बुक वैल्यू। So option C, traditional financial C does not take into account intangible assets such as human capital or brand equity. Option B, difference between asset book value and its market value is widened by factors such as inflation and technical advancements. Option C, PB multiple has the potential to be deceiving when considerable disparities are present regarding varied amount of assets. Option D, all of the above. सो देखिए जब आप पीबी मल्टीपल यूज करते हो तो उसके क्या डिसएडवांटेज है। अब जो बुक में आपकी जो एसेट्स होंगी दैट वुड बी द एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, उसमें भले ही आप डेप्रिशिएट करते रहते हो, बट अगेन जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट प्राइस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट्स, उसकी वजह से हो सकता है आपके एसेट के आपने बुक में तो वैल्यू दिखा रखी है बट मार्केट में उसकी अब कोई कीमत नहीं बची है, इट हैज बिकम ऑब्सोलीट। ओके, तो उसकी वजह से आपका पीबी मल्टीपल उतना इफेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में एसेट्स की काफी डिफरेंस हो जाते हैं। साथ में बुक में आप बहुत सारे कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जैसे उसके पास अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉय है तो ह्यूमन कैपिटल या ब्रांड इक्विटी, सो दैट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो पीबी मल्टीपल अगर आप लोगे टू वैल्यू द शेयर्स ऑफ ए कंपनी तो वहां पर आप ये बुक वैल्यू में इंटेंजिबल एसेट्स हो ये सारी कंसीडर नहीं करता, तो अगेन आपको वैल्यूएशन सही नहीं आएगी, तो ये भी डिसएडवांटेज है। साथ में कंपनी के बहुत अलग अलग टाइप के एसेट्स हो सकते हैं तो उसमें डिस्पैरिटीज हो सकती है, उनको कैसे वैल्यू करे और फिर आपकी बुक वैल्यू आएगी, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सो ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीवी मल्टीपल फॉर द वैल्यूएशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है फाइनेंशियल कंपनीज बाय देयर वेरी नेचर आर नॉट हाईली लीवर्ड इंस्टीट्यूशंस। Option B, net interest income and fee income are the least important sources of income for a bank. Option C, basic principle of accounting says that capital expenses must be separated from operating expenses. Option D, ultimate beneficiary of technological change is always the firm and not the customer. So कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अकाउंटिंग का क्या प्रिंसिपल कहता है कि एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग का ये भी है जो ये कहता है कि जो भी कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, जैसे कि प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स स्प्रेड होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको हम लोग को अलग से शो करना होता है विच आर एक्चुअली शोन एज एन असेट ऑन द बैलेंस शीट साइड। वहीं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी के डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस हो गए दैट आर शोन इन द पीएल स्टेटमेंट अंडर द एक्सपेंडिचर। तो ये सही लिखा है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर से सेपरेटली शो करना होता है बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एक्चुअली शोन इन द बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आर शोन इन द पीएल स्टेटमेंट। बाकी फाइनेंशियल कंपनीज होती है वो काफी हाईली लीवर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच आर डिपेंडेड अपॉन द लोन्स एंड द डेट्स, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकम यही दो होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है बैंक का? इंटरेस्ट विच दे हैव अर्न ऑन देयर असेट्स जो कि लोन्स एंड एडवांसेस है minus the interest they have paid on the liabilities which are deposits for the banks, okay, or the loans that the banks have taken. So इनके बीच का जो डिफरेंस होता है that is net interest income। और बैंक क्या है, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज देती है, उसके लिए फी इनकम चार्ज करती है, सर्विस चार्जेस करती है, ओके, सर्विस फीस, तो ये दोनों ही मेन इनकम होती है, नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है, अब जैसे कि आपका सीबीएस इंप्लीमेंट हुआ तो अब उससे कस्टमर क्या है किसी भी ब्रांच से अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, तो जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो फर्म तो एडवांटेज पोजीशन में रहती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ में कंज्यूमर भी एडवांटेज में रहता है, जैसे मैंने आपको सीबीएस वगैरह का एग्जाम्पल दिया। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, the equity shares of XYZ Limited is currently paid a dividend of 2.5 rupee per share. Dividend growth rate is currently 22% per year, but it will decline linearly to 6% per year over the next 8 years, which will remain 6% forever. Investors require 15% return on the stock. Using the H model, find the intrinsic value per share. अब देखिए आपके कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है जिसका हमने क्वेश्चन किया, जीरो मॉडल में कुछ नहीं है, वहां बस आप जी में जीरो पुट कर दोगे तो आपका D1 डिवाइडेड बाय आर हो जाता है। ये एच मॉडल के हिसाब से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे। इसके साथ साथ आपका टू स्टेज मॉडल पे भी
न्यूमेरिकल आ सकता है, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। 3 स्टेज पे कभी भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। एच मॉडल जो होता है वो ये कहता है कि कंपनी का क्या होता है, इनिशियल लेवल पे काफी हाई ग्रोथ रेट दिखता है, और फिर वो क्या होता है, एच मॉडल कहता है ओवर द पीरियड ऑफ 2H ईयर, 2H ईयर्स टाइम पीरियड में ये हाई ग्रोथ रेट डिक्रीज होता था, और फिर वो एक कांस्टेंट रेट जो कि एक एवरेज रेट रहता है, वो ग्रोथ रेट हम लोग को दिखती है। सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स एंड देन अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट इज अचीव्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग एच मॉडल इज डी नॉट इंटू 1 प्लस GN डिवाइडेड बाय R माइनस GN प्लस H इंटू GA माइनस GN डिवाइडेड बाय R माइनस GN। सो ये फॉर्मूला होता है इसका, इजी है, ठीक है। अब डी नॉट क्या है, करंट डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है। GN क्या है, इसका जो ग्रोथ रेट जो हमें बाद में दिखेगा कांस्टेंट, जो कि कितना हो गया 6% फॉर एवर। सो GN इज इक्वल टू 6%। डी नॉट क्या है, इसका करंट डिविडेंड विच इज 2.5 रुपी। GA क्या है, इनिशियल ग्रोथ रेट, इनिशियल ग्रोथ रेट इसका क्या है, जो हाई रेट होता है दैट इज 22%। और R क्या है, रेट ऑफ रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर दैट इज 15%। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई और हमें मॉडल भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बस इस वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। और हाँ, H जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में ये ग्रोथ रेट हमारी डिक्रीज होके कांस्टेंट होती है, तो हमने बताया था थ्योरी के हिसाब से एच मॉडल की कि 2H टाइम पीरियड लेता है डिक्रीज होने में। इसने कितना टाइम पीरियड लिया है, 8 ईयर्स लिया है ग्रोथ रेट को डिक्रीज होने में, यानी कि 2H हमारा क्या है, 8 है, यानी कि H कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। तो H में हम लोग 4 पुट करेंगे, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से 2H टाइम पीरियड लिया जाता है टू रिड्यूस द रेट। ओके, इसको आप पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा विच इज 47.22। ओके, यहां मैंने पूरा सॉल्व कर भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQR Limited has the following financial characteristics. Return on equity given is 18%. Required rate of return is 14%. Dividend payout ratio given is 40%. From a fundamental valuation perspective, calculate the PQR Limited PE multiple. अब जितने भी मल्टीपल्स है, PE, PBV, PS, सब पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। साथ में जितने भी एंटरप्राइज वैल्यू के मल्टीपल्स हैं, EV, EBITDA, EV, कैश फ्री कैश फ्लो, उन सबके भी आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो देखिए, PE मल्टीपल क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, बट वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा। दूसरा फॉर्मूला इसका जो PE मल्टीपल का होता है यूजिंग फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, दैट इज डिविडेंड पे आउट डिवाइडेड बाय R माइनस G। देखिए, वैसे भी मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय R माइनस G, जो हमने देखा था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में। यहाँ डिविडेंड की जगह क्या यूज कर रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो क्योंकि हमें पीई रेशियो निकालना है, तो अर्निंग्स पर शेयर हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ डिविडेंड की जगह भी यूज डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो यहाँ पे 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो को। और जी यानी कि ग्रोथ रेट जो हमने बताया था, उसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। तो जितना कंपनी पे आउट करेगी उसमें जो बचा वो यानी रिटेन कर रही है। अगर 1 माइनस बी यानी डिविडेंड पे आउट है, बी क्या है, रिटेंशन रेशियो, मतलब बी इतना रिटेन कर रही है कंपनी अपना प्रॉफिट, और 1 माइनस बी इतना वो पे आउट कर दे रही है टू द इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन R माइनस G, इसी से ये वाला निकला है, P डिवाइडेड बाय E विच इज अर्निंग्स पर शेयर, क्योंकि यहाँ डिविडेंड की जगह हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो पुट किया है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस बी। So PE multiple is equal to dividend payout ratio divided by R minus G, ये फॉर्मूला है। डिविडेंड payout ratio कितना दिया, 40% यानी 0.4। रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर इज 14%, दैट इज 0.14, माइनस ग्रोथ रेट विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 18% यानी 0.18 इनटू, अगर 0.4 क्या है, डिविडेंड पे आउट है, तो रिटेन कितना होगा,
रिटेन आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 रिटेंशन रेशियो हो जाएगा। सो इंटू 0.6 कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.14 माइनस 0.18 इंटू 0.6, ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5। सो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो दोनों में क्या है, आपको हो सकता है दोनों दे दिए, वरना अदरवाइज एक चीज पता हो दूसरी चीज आप निकाल सकते हो। अगर पे आउट 40% है तो रिटेंशन कितना हो जाएगा 1 माइनस 40% यानी कि 60% रिटेंशन हो गया। मतलब कि 100 माइनस 40% ऐसा समझ लीजिए, 1 माइनस 0.4 समझ लीजिए, कैसे भी ठीक है। तो एक चीज दी है तो दूसरी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है जहां आपको पीएस मल्टीपल निकालना है। अल्फाटेक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट मार्जिन नाउ गिवन इज 15%, ग्रोथ रेट गिवन इज 12%, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन इज 40%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट पीएस मल्टीपल। पीएस मल्टीपल का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। अब यहां देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन यूज हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, तो यहां पर हमें क्योंकि पीएस मल्टीपल चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पे एनपीएम यूज किया है। ओके, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया है 15% यानी 0.15 इंटू ग्रोथ रेट 12% यानी 1 प्लस 0.12 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% दिया हुआ है, पूरा पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 20% 0.2 माइनस ग्रोथ रेट डायरेक्टली दिया 12% तो 12%। हो सकता है आपको डायरेक्टली ना देके रिटेंशन रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी वो दिया हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो से ग्रोथ रेट आ जाता। डायरेक्ट दिया है तो 12% 0.12 पुट कर दिया। इसको अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.84। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीएस मल्टीपल विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ ए कंपनी इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स लेते हैं। ठीक है, पीएस मल्टीपल क्यों यूज करते हैं, उसके क्या मेन एडवांटेजेस हैं। So when compared to the EPS, earnings per share and book value, sales are not as susceptible to manipulation in general. Option B, even if EPS is negative, sales will almost certainly be positive, making PS multiple more useful. Option C, in general, revenues are more constant than EPS. PS multiple exhibit greater consistency over time in comparison to PE multiple. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए हमने तीन मल्टीपल्स देखे, पीई, पीबीवी और पीएस। तो पीएस मल्टीपल का देखिए कि ये तो है ही कि आप हो सकता है अर्निंग्स जो होती है वो अपनी कुछ मैनिपुलेट कर लो, बुक वैल्यू एसेट्स की मैनिपुलेट कर लो, तो पीई पीबीवी उतनी ज्यादा करेक्ट पोजीशन ना शो करे। बट सेल्स आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अब अचानक से उसको फिर आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे कि इतनी हाई सेल या लो सेल क्यों हुई। तो दिस सेल्स आर नॉट मच मैनिपुलेटेड, तो पीएस मल्टीपल सही देता है। ईपीएस नेगेटिव भी हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ना हुआ हो, लॉस हो, तो फिर ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा। बट सेल्स तो क्या है पॉजिटिव ही रहेगी, तो पीएस मल्टीपल ज्यादा यूजफुल है उन केसेस में, खासकर जहां ईपीएस नेगेटिव है। सेल्स क्या होती है, अगेन बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती है, दे आर मोर और लेस कांस्टेंट। बाकी पीएस मल्टीपल कंसिस्टेंट रहता है, और पीई मल्टीपल अगेन अर्निंग्स पर डिपेंड करता है, विच इज नॉट वेरी मच कांस्टेंट। सो अगेन देयर इज लेस वोलेटिलिटी और दे आर मोर और लेस कांस्टेंट, सो दिस इज अगेन a better valuation. So PS multiple is again this इसका एडवांटेज हो गया। All of the above is the right answer. Next question is based on where we have to calculate EV by beta multiple. देखिए ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इनको अगर हम आपको समझाएंगे कि ये कहाँ से निकले हैं, कैसे डिराइव हुए हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता डेरिवेशन करने का या समझने का। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज जितने भी पीबीवी, पीएस मल्टीपल और जितने भी एंटरप्राइज वैल्यूएशन के मल्टीपल्स के फॉर्मूले सब याद करने रहेंगे, क्योंकि हर साल एग्जाम में 2-3 न्यूमेरिकल इन सबसे आते हैं जहां आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज ही पुट करने हैं। ओके, so ABC Industries has the following financial parameters. Return on invested capital given is 18%. Growth rate is 8%. Depreciation amortization rate is 12%. Tax rate given is 25%. Weighted average cost of capital given is 12%.
you have to calculate EV by EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है EV to EBITDA मल्टीपल का? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट into 1 minus depreciation amortization into 1 minus tax rate divided by return on invested capital into weighted average cost of capital minus growth rate. देखिए आपको एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी आती है क्या? देखिए ईवी जो फॉर्मूला होता है एंटरप्राइज वैल्यू का, वो कैसे निकलता है? उसके लिए हमें फ्री कैश फ्लो टू फर्म चाहिए रहता है, जहां हम लोग यूज करते हैं लास्ट टर्मिनल वैल्यू फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिवाइडेड बाय वैक माइनस ग्रोथ रेट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग आगे यूज करेंगे। ये फॉर्मूला होता है ईवी का। और जब हम बात कर रहे हैं आपकी फ्री कैश फ्लो टू फर्म, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उससे क्या है, आप ज्यादा समझ पाओगे कि ये सब कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। फ्री कैश फ्लो टू फर्म का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज इक्वल टू नोपैट, विच इज नोपैट का मतलब क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, विच इज ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, ये आपका आता है विच इज नोपैट। और इसमें से आप क्या करते हो? माइनस रीइन्वेस्टमेंट्स। रीइन्वेस्टमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? एक तो केपेक्स के फॉर्म में होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और दूसरा आप माइनस करते हो उसमें चेंज इन द नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इससे आपका क्या आता है? FCFF आता है। ओके, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये आपका री इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग बात करें री इन्वेस्टमेंट रेशियो, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज में क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट रेशियो यूज होता है। ओके, तो री इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है? यही जो री इन्वेस्टमेंट रेट है आपका, यानी कि नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपका होता है री इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिवाइडेड बाय वैक माइनस ग्रोथ रेट, जहां फ्री कैश फ्लो होता है आपका ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स विच रिप्रेजेंट्स नोपैट, विच इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माइनस नेट वर्किंग कैपिटल। इसी को हम लोग कहते हैं री इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी वापस से इन्वेस्ट कर रही है अपने में और उसको यूज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल। और री इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या हो गया? नेट केपेक्स प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय ईबीट माइनस इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, ये अभी हम लोग ईवी बाय इबिटा निकाल दें, जहां हम लोग क्या ले रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके, तो रिटर्न किस फॉर्म में होता है आपका? ईबिट के फॉर्म में होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। और कैपिटल आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हो इसमें? तो यहाँ पर एक्चुअल में आप कैपिटल से आपका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टेड कैपिटल होता है आपका इक्विटी, डेट्स, वो होता है एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल। जहाँ यहाँ पर आप कैपिटल को यूज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे। ROIC आपका 18% यानी 0.18 माइनस ग्रोथ रेट है 8% यानी 0.08 इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट है 12% 0.12 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है 25% 0.25 डिवाइडेड बाय ROIC विच इज 0.18 इंटू वैक माइनस जी। वैक क्या है? 12% 0.12 माइनस 0.08। बाकी तो आपके पास कैलकुलेटर है, ये आप सॉल्व कर ही लोगे। इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी 9.17। देखिए वही हम बता रहे कि ये सब अलग अलग फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है और ये पूरे पूरे फॉर्मूले याद रखे, उन्हीं से आपको ये सम्स करने रहेंगे। नेक्स्ट है ABC कॉर्पोरेशन हैज अ WACC ऑफ 14%. It and expects its free cash flow to grow at 8% per year indefinitely. Using the constant growth enterprise value formula, compute EV by free cash flow. तभी हमने बताया था टर्मिनल ईयर, जहां पर हम लोग मान के चलते हैं कि अब हमारे कैश फ्लो इस कांस्टेंट ग्रोथ से ग्रो होंगे, ग्रोथ रेट से। तो वहां फॉर्मूला होता है EV इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिवाइडेड बाय R माइनस जी होता है। तो R में यहाँ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, उसी से ये फॉर्मूला आया EV बाय FCFF इज इक्वल टू 1 अपॉन वैक माइनस जी।
So EV by FCFF is equal to 1 upon weighted average cost of 14% which is 0.14 minus growth rate है 8% which is 0.08. ये आपका आ जाएगा 1 upon 0.06 which is 100 upon 6 जो कि हो गया 16.67. So option C is the right answer. Okay. Next है dash merger include the companies whose lines of business are completely unconnected to one another. Options है horizontal merger, vertical merger, conglomerate merger, reverse merger. So ऐसा मर्जर जहां पे दोनों का बिजनेस आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाता है, अलग अलग बिजनेस में है, तो राइट आंसर है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. इसका एग्जांपल दे तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपने अंदर करा मर्ज, हैमले के साथ मर्ज करी. जैसे कि हैमले जो ब्रिटिश टॉय मेकिंग कंपनी है तो उसका रिलायंस से कोई मतलब नहीं, रिलायंस अपना पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनरी इन सब में थी. सो मर्जर बिटवीन RIL हैमले कुड बी एन एग्जांपल. हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब हो गया उन कंपनीज के बीच में मर्जर जो कि सेम इंडस्ट्री में और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि या तो दोनों रिटेलर है, दोनों मैन्युफैक्चरर है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर है. ओके, सो एज टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो आपस में मर्ज कर रहे हैं. जैसे आइडिया, वोडाफोन जो बिल्कुल सेम टाइप का उनका प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है. वर्टिकल मर्जर का मर्जर जहां पर दोनों कंपनीज के बीच में बायर सेलर की रिलेशनशिप है, सो दोनों डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल जी एंटरटेनमेंट एंड डिश टीवी, तो एक अगर ब्रॉडकास्टर है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक बायर है तो एक सप्लायर, मतलब उस टाइप का मर्जर वर्टिकल मर्जर कहलाता है. रिवर्स मर्जर क्या होता है, नॉर्मली मर्जर में क्या होती है, बड़ी कंपनी के अंदर छोटी कंपनी मर्ज हो जाती है, बट रिवर्स मर्जर में जो उल्टा जो अनलिस्टेड छोटी कंपनी है उसके अंदर में बड़ी लिस्टेड कंपनी मर्ज हो जाती है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, जहाँ HDFC बैंक छोटी कंपनी है बट उसके अंदर में बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड मर्ज हो गई. सिमिलरली ICICI लिमिटेड एंड ICICI बैंक, वो भी एग्जाम्पल रिवर्स मर्जर के है, जहाँ पे स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को एक्वायर कर लेती है. ओके, नेक्स्ट है as of 31st March in 2024 the company ABC has a total 25 crore shares in circulation with days closing price of rupees 120. In addition, company has outstanding debt that had a market value of 1100 crores as on 31st March. Calculate the value of company using stock and debt approach. तो ये बहुत ही easy question है, finding the value of company using stock and debt approach. So value of company stock approach मतलब we will take market value of shares into number of shares plus market value of debt. So यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, टोटल क्लोजिंग प्राइस क्या है 120 इंटू 25 करोड़ शेयर्स प्लस वैल्यू ऑफ डेट आपको दी है 1100 करोड़. तो इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सो 120 इंटू 25 गिव यू 3000 करोड़ प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज 1100 करोड़. which will be equal to 4100 crores. So here we are valuing the company on the basis of the market value of the equity the company is having and the market value of debt. Okay, तो easy question है ऑप्शन बी. एक और फॉर्मूला याद रखिए, टू फाइंड द एंटरप्राइज टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, जहां पर आप यही मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करते हो. ओके, इक्विटीज में फेस वैल्यू नहीं, ये मार्केट कैप प्लस वैल्यू ऑफ देयर डेट्स, और इसमें आप कैश और कैश इक्विवेलेंट हमेशा माइनस करोगे. ओके, so enterprise value of a company is the market value of equity plus the value of debt minus cash and cash equivalent. Next, which of the following is incorrect statement regarding differences between warrants and convertible debentures? Options are debenture and the option in the convertible debenture cannot be separated from one another. However, warrant if issued as an attachment to debenture can be removed at any time. Option B, exercise of warrant result in just in an accounting transfer, but the conversion of convertible debenture lead to injection of additional capital in a company.
Option C, in case of warrant issued on a preferential basis, 25% is paid upfront, and this is forfeited if the holder decides not to convert these into equity shares. In case of optionally convertible debenture, no forfeiture is involved. Option D, compared to warrant, convertibles have more time until they expire. तो देखिए वारंट जो होता है वो अगर इशू किया गया है आपको, तो वहां पर क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो वारंट, तब कब एक्सरसाइज करोगे, अगर मार्केट वैल्यू शेयर्स की काफी ज्यादा इन कंपैरिजन टू योर एक्सरसाइज प्राइस, तो यानी कि आप कम रेट पे उन शेयर्स को खरीद पा रहे हो, तो वही जब आपके लिए बेनिफिशियल होगा तब आप वारंट को एक्सरसाइज करोगे। तो जब भी वारंट होल्डर वारंट को एक्सरसाइज करता है, तो जो भी पहले से प्री डिसाइडेड प्राइस है उस रेट पे उसको शेयर्स मिल जाते हैं और उतना प्राइस उसको पे करना पड़ता है। ओके कुछ तो वो एडवांस में पे कर देता है, लाइक 25%, तो रिमेनिंग 75% वो नया जब प्रोवाइड करेगा कंपनी को, सो देयर वुड बी अ फ्रेश इंजेक्शन ऑफ कैपिटल। वहीं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है, जो कंपनी का पैसा एज अ डेट दिख रहा था इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी कैपिटल। तो कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है जैसे लायबिलिटी और एक तरफ इक्विटी, तो यहाँ इक्विटी कैपिटल शो करती है, यहाँ डेट की सारी वैल्यू शो करती है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब एक्सरसाइज होते हैं, जब वो कन्वर्ट होते हैं, तो जो पैसा डेट में दिख रहा है वही सेम पैसा वो डेट से हटके इक्विटी में दिखने लगता है, बिकॉज दोज डिवेंचर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कोई नया कैपिटल कंपनी के पास नहीं आता। लेकिन जब वारंट होल्डर्स अपने वारंट को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि वो नए शेयर्स एक तरीके से कंपनी से परचेज करते हैं एट द प्री डिसाइडेड प्राइस, तो वो नया कैपिटल भी तो कंपनी के पास आएगा, सो देयर विल बी एन इंजेक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल सोन एज इक्विटी कैपिटल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रिवर्स दिया है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज एक्सरसाइज ऑफ वारंट लीड्स टू फ्रेश इंजेक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, वाइल कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर इज जस्ट एन अकाउंटिंग ट्रांसफर, जहां पे डेट से पैसा हट जाता है और इक्विटी कैपिटल में शो होने लगता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट है डैश इज एन एंटी होस्टाइल टेक ओवर डिफेंस टैक्टिक where existing shareholders are given the right to buy the bonds, all the preference stock that in case of a merger are converted into stock of the acquiring firm on a very favorable terms. Options are poison pills, poison puts, golden parachute, dual class. सब कोई कंपनी है जो टेक ओवर से बचना चाहती है, सो देयर आर डिफरेंट एंटी टेक ओवर डिफेंस मैकेनिज्म्स जो वो अडॉप्ट कर सकती है। अब उसी में ये टैक्टिक होती है जहां पर जो उसके कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट दे देती है कि वो कुछ बॉन्ड्स या प्रेफरेंस स्टॉक परचेज कर सकते हैं, जो कि अगर दूसरी कंपनी उनको एक्वायर करती है तो उस कंपनी के शेयर्स में वो बहुत ही फेवरेबल रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके तो ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं पॉइजन पिल्स। पॉइजन पुट्स में क्या होता है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, रिडीमेबल बॉन्ड्स इशू कर देती है, जो कि बिफोर मैच्योरिटी ही वो रिडीम हो सकते हैं। ओके तो उसमें क्या होगा, जो एक्वायरिंग कंपनी होगी उसको मैच्योरिटी से पहले ही वो बॉन्ड्स को रिडीम अगर कर रहे हैं इन्वेस्टर, तो उनको सबको पे करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए काफी एक्सपेंसिव डील हो जाएगी। गोल्डन पैराशूट में क्या होता है, अगर आप करंट मैनेजमेंट को रिप्लेस कर रहे हो तो उनको बहुत ही ज्यादा हैवी रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, जो अगेन काफी कॉस्टली हो जाएगा एक्वायरिंग फर्म के लिए, और वो टेक ओवर नहीं करेगी। और डुअल क्लास में क्या होता है, यहाँ पर एक अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी क्रिएट कर देती है जिनके पास बेटर वोटिंग राइट्स होते हैं, तो अब उनकी मेजोरिटी वोटिंग चाहिए जो कि मिल नहीं पाती है, तो फिर टेक ओवर हो नहीं पाता है। ओके सो या फिर उन शेयर होल्डर्स की हमेशा ही कोई भी रेजोल्यूशन पास होना है, तो उनको क्या है ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन द वोटिंग प्रोसेस। ओके तो ये डिफरेंट टेक ओवर डिफेंस मैकेनिज्म्स है। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू द राइट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड, dash shares give the holder the right to participate in a surplus profits that remain after equity holders have been paid dividends at a predetermined rate. Options है cumulative preference shares, participating preference share, adjustable rate preference share, redeemable preference shares. अब preference shares भी different types के होते हैं, इसका आंसर होगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड तो मिलता ही है, साथ में जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड के साथ दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट है तो उसमें भी इनको हिस्सा मिल जाता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जहां कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं पे किया किसी साल, तो अगले साल वो डिविडेंड क्या है पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द करेंट ईयर, तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है
एक्यूमुलेट होता रहता है। और नॉन क्यूमुलेटिव में अगर किसी साल डिविडेंड नहीं पे किया तो नेक्स्ट ईयर उसको पे करने की जरूरत नहीं है, वो राइट खत्म हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जहां पे फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द नो फिक्स डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वो डिपेंड करेगा, डिविडेंड रेट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, नॉट अ फिक्स डिविडेंड रेट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जहां पे कंपनी को रिडीम करना होता है शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो जो भी शेयर होल्डर ने अपना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है वो उनको वापस मिल जाएगा। अब इंडियन कंपनीज एक्ट में है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती है कंपनी। मैक्सिमम मैच्योरिटी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी हो सकती है, 20 ईयर्स की। 20 साल के अंदर तो कंपनी को अपने शेयर्स क्या है, रिडीम करने ही रहेंगे और इन्वेस्टर्स को पूरा पैसा देना रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मेज़नीन फाइनेंसिंग। मेज़नीन फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑप्शन है, इट गिव्स द लेंडर द राइट टू कन्वर्ट द डेट इनटू इक्विटी ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ऑप्शन बी, इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंसिव डेट और अ चीपर इक्विटी। Option C, mezzanine debt is often an unsecured debt. It may be structured partially fixed and partially variable interest rate. Option D, typically matures in more than 5 years depending upon the scheduled maturities of existing debt. Option A, 1 and 2 only are correct. Option B, 2 and 3 only are true. Option C, 1, 2 and 3 are true. Option D, all 1, 2, 3 and 4 are true. So mezzanine financing क्या होती है, यहाँ पर कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है और वहां पर ये राइट भी होता है इन्वेस्टर के पास कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इन द रीपेमेंट तो वहां पर जो इन्वेस्टर है वो डेट को कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर फंड रेज करना कंपनी के लिए चीपर होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में इतना बुक बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टस डिजाइन करना वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। बट नॉर्मल डेट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा यहाँ पर पे करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है। तो इसीलिए इसको एक्सपेंसिव डेट कहते हैं, क्योंकि रेगुलर डेट से, रेगुलर डिबेंचर से इसमें ज्यादा पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड नेचर, और ये सुबॉर्डिनेट डेट भी होता है। और चीपर इक्विटी इसलिए क्योंकि नॉर्मल इक्विटी कैपिटल के थ्रू फंड रेज करने में बैंक कंपनी को काफी हैवी कॉस्ट आता है, यहाँ पर उतना हैवी कॉस्ट नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेंसिव डेट और चीपर इक्विटी भी कहते हैं। ये अनसिक्योर्ड होता है, सही है, और इंटरेस्ट रेट फिक्स और पार्शली वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दोनों ही हो सकता है एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। मैच्योरिटी इसका ज्यादातर इन मोर देन 5 ईयर्स में होता है। सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, डैश इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम that offers training and a platform for the women led business as a part of capacity development efforts. Options है, next gen, wing, gem runway, inspire. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंग। तो विंग का फुल फॉर्म होता है आपका विमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कि वुमेन लेड कर रही है उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका कैपेसिटी डेवलप हो सके। ओके, उसके लिए ये विंग है। जेम स्टार्टअप रनवे क्या है, ये एक अगेन इनिशिएटिव है जेम प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPIIT वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट बायर्स। इंस्पायर आपके अवार्ड्स हैं, जिसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इट स्टैंड्स फॉर इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अवार्ड्स। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके वो रन करता है। इसमें मेनली जो यंग पीपल है उनको इंस्पायर करना कि वो क्या है ये साइंस में इनरोल करे और इनोवेशन जिससे हो सके हमारी। ओके, नेक्स्ट है, एंजल फंड शैल एक्सेप्ट अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट लेस देन डैश फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर। ऑप्शन है 1 year and 10 lakhs, 2 years and 20 lakhs, 3 years and 25 lakhs, 5 year and 25 lakhs. So angel fund accept up to a maximum period of 3 years.
नॉट लेस देन 25 lakhs। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंजल इन्वेस्टर्स की जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 2 करोड़ का होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ देयर प्रिंसिपल रेसिडेंस। जहां वो रहते हैं उसकी वैल्यू छोड़ के 2 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। जब हम एंजल फंड की बात करते हैं, सो एंजल फंड फॉल अंडर द कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एआईएफ के 3 कैटेगरीज हैं, एआईएफ 1 कैटेगरी 1, एआईएफ कैटेगरी 2, एआईएफ कैटेगरी 3, एआईएफ। तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स कौन सी कैटेगरीज में फॉल करते हैं, उस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओके, जैसे कि जो पीआईपीई डील्स है, डेरिवेटिव्स है, वो कैटेगरी 3 में फॉल करती है। वेंचर कैपिटल कैटेगरी 1 में, बट प्राइवेट इक्विटी आपका कैटेगरी 2 में आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि डिफरेंट टाइप्स के जो फंड्स है वो कौन सी कैटेगरी में। एंजल फंड आपका कैटेगरी 1 एआईएफ में आता है। ओके, ये क्योंकि सब कैटेगरी वीसी फंड्स का ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। ऑप्शंस है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइट बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टी कंपनी टू रीस्ट्रक्चर ईदर इट्स फाइनेंसेस और इट्स ऑपरेशन। Option B, venture capital investors typically put their money into established businesses in their later stages of development that have a proven track record. Option C, private equity investor plays a good premium on the good corporate governance, whereas venture capital investors devote more of their attention on management capability. Option D, private equity investment deal may incorporate debt, which is unusual for the venture capital investment deal. तो याद रखिए, जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं ये मेनली जो अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और मेनली इनका इन्वेस्टमेंट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटीज। और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होता है वो मेनली जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अच्छे से कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये दोनों फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको डेट भी दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं, और इक्विटी के फॉर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो इसमें लिखा है प्राइवेट इक्विटी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है। कंपनी अपना रीस्ट्रक्चर करना चाहता है फाइनेंस, मान लीजिए वो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं करना चाहता है, बट वो बैंक से ऑलरेडी काफी लोन ले चुका है और वो 2:1 से ज्यादा आ रही है, तो वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिससे कि इक्विटी ज्यादा हो जाए अगेन और 2:1 का बैलेंस बना रहे, तो अपने फाइनेंस कैपिटल को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज किया जा सकता है। वीसी जो होते हैं वो स्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं, अर्ली स्टार्टअप्स में लगाते हैं, तो यही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। बाकी सारे ये दोनों भी करेक्ट दिए हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट डील में इनकॉर्पोरेट डेट, वही ये लोग डेट के थ्रू भी कर सकते हैं और इक्विटी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वीसी जो होता है दैट मेनली इनकॉर्पोरेट ओनली द इक्विटीज। ओके, मेनली द इक्विटीज, यू कैन से ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आ जाता है एग्जाम में। विच आईएसओ स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट। ऑप्शंस आर ISO 32210, ISO 14007, ISO 14008, ISO 14097। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी ISO 14007। ये चारों याद रखिएगा, हर साल इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, तो ये ISO 32210 इज रिलेटेड विद द फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। ISO 14007 is based on environmental cost and benefits, हम लोग देखते हैं इसमें। 14008 में we do the monetary, it is related with doing the monetary valuation of the environmental impact, जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं तो उसका मॉनेटरी वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और 1097 is related with assessing and reporting the investments which are related to the climate change. ओके, तो ये डिफरेंट ISOs के ये भी याद रखिएगा, किससे किससे ये बेस्ड है ये याद रखिएगा, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट है, डैश इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट एंड इवैल्यूएट फ्यूचर आउटकम बाय एम्प्लॉइंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड टेक्निक्स डिराइव्ड फ्रॉम मशीन लर्निंग। ऑप्शंस है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो जहां पर हम लोग फ्यूचर आउटकम एस्टिमेट करते हैं, देयर द एनालिटिक्स इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। देखिए इससे भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंट एनालिटिक्स पे। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें बताती है व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ। ओके, सो हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करती है। ओके,
डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बताती है जो पास्ट में हुआ वो क्यों हुआ, व्हाई इट हैज हैपेंड, व्हाट फैक्टर्स एक्चुअली लेड टू दोज हैपनिंग्स, वो बताती है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टेक्निक्स यूज करके पैटर्न्स ट्रेंड्स वगैरह के थ्रू ये सब देख सकते हैं फ्यूचर में क्या एस्टिमेट्स, वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब करती है, रेकमेंडेशंस देती है कि बिजनेसेस को क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करती है व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, डायग्नोस्टिक क्या करती है, डायग्नोज करती है जैसे डॉक्टर करता है कि जो पास्ट में हुआ वो क्यों हुआ, व्हाई इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट फैक्टर्स लेड टू दैट। प्रेडिक्टिव प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब जैसे डॉक्टर मेडिसिन को करता है वैसे ही प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स रेकमेंडेशंस देती है कि क्या हमारे एक्शंस होने चाहिए, कैसे उस टाइप की सिचुएशंस को मैनेज करना चाहिए, फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए बिजनेस की। ओके नेक्स्ट है एसपीएससी स्पॉन्सर्स टिपिकली ओन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन द एसपीएससी थ्रू फाउंडर शेयर्स इन एडिशन टू द वारंट्स टू परचेज मोर शेयर्स। ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। So right answer है ऑप्शन बी 20%. They mainly own 20% stake in the SPSE. Next है which of the following statements about SPSE or the special purpose acquisition company is incorrect. Options है SPSE is an entity specifically set up with the objective of acquiring a firm in a particular sector. Option B, SPSE aims to raise money in IPO without any operations or revenue. Option C, SPSE are also known as blank check companies. Option D, if the acquisition is not made within 1 year of IPO, SPSE is delisted and money is returned to the investor. So right answer क्या होगा, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। एसपीएससी का एक तो फुल फॉर्म याद रखिए, इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। तो ये एक स्पेशल एंटिटीज होती है जिनको कि सेट इसलिए किया जाता है जिससे वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सके, इनके खुद के कोई और ऑपरेशंस नहीं होते, इसीलिए इनको ब्लैंक चेक कंपनीज कहा जाता है। तो ये पब्लिक से क्या करती है, फंड को रेज करती है और उसको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। फिर अगर एक्विजिशन 2 इयर्स में, इनको मैक्सिमम 18 to 24 मंथ्स दिए जाते हैं, सो मैक्सिमम 2 इयर्स में अगर वो कंपनी को एक्वायर करने में फेल होती है तो वो मनी को वापस से शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया जाता है और वो एसपीएससी डीलिस्ट हो जाती है। ओके तो यहाँ पे 1 ईयर दिया है इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Next, dash refers to the company's attempt to improve its environmental image as a mean of promoting itself and its products and gaining customers without necessarily having a genuine substance to back up its claim. Options है green backing, green biting, green washing, green rising. सो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज होती है जहां पर कंपनी अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करती है कि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाती है या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस यूज करती है। ओके बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ओके सो दिस इज अ डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है जहां पे कंपनीज अपने आप को फॉल्स वे में क्लेम करती है दैट देयर प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली और दे अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस जिससे कि और कस्टमर उनके तरफ अट्रैक्ट हो। ओके तो इसी प्रैक्टिस को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये सेशन आज का ओवर होता है जहां हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे ऑफ एबीएफएम बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी एंड डी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो सेशन जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए दिव्य करियर जैब एंड कैप। और साथ में इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।